हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पर एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ जहाँ मैं उन किताबों का हिंदी में संक्षिप्त अनुवाद करूँगी जो आप सभी के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये है मस्ट रीड बुक्स। और आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि ये मस्ट रीड बुक्स आपको अपने जीवन काल में ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं ये भी जानती हूँ कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने खुद के लिए भी थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाते, और ये सच बात है। तो जरा सोचिए, इन बड़ी और मोटी मोटी किताबों के लिए तो समय निकाल पाना असंभव है। मेरे इस छोटे से प्रयास का प्रयोजन ये है कि यदि हम किसी भी कारण से इन किताबों को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम उसके मूल आशय को तो समझ ले। इस सीरीज का पहला प्रयास है एक ऐसी किताब जो हम सभी को पढ़नी चाहिए। इस किताब का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे काम किया जाए ताकि इसे आकर्षित करना आसान हो जाए। यदि कोई धन के पीछे के मनोविज्ञान को समझ ले तो बहुत सारा धन आकर्षित कर सकता है। पैसा दुर्लभ नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो पैसे के खेल के नियमों को जानते हैं। इस पुस्तक को मैं अगले 5 दिनों में 5 भागों में पेश करूंगी ताकि ना तो वीडियो लंबा हो और ना ही बोरिंग। बाद में मैं इन सब को जोड़कर एक वीडियो भी पेश कर दूंगी ताकि वो लोग जो एक साथ इसे सुनना चाहें सुन सकें। तो पेश है साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला भाग, और शुरू करते हैं इस किताब के पहले अध्याय से मेरे अंदाज में। अध्याय 1, कोई भी पागल नहीं है। हर एक की अलग सोच होती है कि किस तरह ये दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया कई हालातों, वैल्यूज और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। एक व्यक्ति जो गरीबी में पैदा हुआ है जिस प्रकार रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में सोचेगा, एक अमीर बैंकर का पुत्र या पुत्री वैसा नहीं सोच पाएंगे, चाहे वो कितना भी प्रयास करे। ऐसे ही जो इन्फ्लेशन की सदी में पैदा हुआ हो और हर वर्ष कीमतों को 8 से 10% बढ़ते देखता हो, वो शायद एक स्टेबल प्राइस की दुनिया को नहीं समझ पाए। आपके अपने पैसे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना 0.000000001% या यूं कहिए नहीं के बराबर है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज आपकी डर और अनिश्चितता की ताकत को नहीं रोक सकती, चाहे आप कितना भी पढ़ लें या खुले विचारों वाले हो जाए। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इसे एक पतले से रेशम के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए हैं। अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदने वालों पर गौर करें। कम आय वाले लोग सालाना $400 खर्च कर देते हैं और बिरला ही कोई कभी लॉटरी जीतता है। ये नंबर हायर इनकम वाले लोगों को भी चौंका सकता है। इसे पैसे की एक उम्मीद या ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं। बिना खुद को उनकी जगह पर रखे ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। एक अमीर बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस से फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में एक इंटरव्यू किया और उसने कहा यदि वो 10 साल पहले या बाद में जन्मा होता तो शायद वो आज यहाँ नहीं होता। इसलिए ये साबित होता है कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस का हमारे बिहेवियर पर असर होता है, परंतु क्या हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखकर अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर सकते हैं? चलिए सुनते हैं
बिल गेट्स का किस्सा अगले अध्याय में। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन भाग्य और जोखिम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े हैं जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर शिक्षक बिल डोगल की कोशिश नहीं होती, जिन्होंने उस समय एक $3000 का कंप्यूटर खरीदा था, तो इसकी संभावना बहुत कम होती कि बिल गेट्स को वही कैरियर में वही सक्सेस मिलती जो उन्हें मिली। गेट्स खुद ये चीज मानते हैं कि अगर वो लेक साइड स्कूल नहीं पढ़े होते तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक साइड में 3 बहुत बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट्स थे जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवांस। केंट इवांस को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई। इसे एक दुर्भाग्य के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। भाग्य और जोखिम लेना ये दोनों वो वास्तविकता है जो हर एक की जिंदगी में उसके खुद के प्रयास के अलावा भी उसके नतीजे पर असर डालती है। केवल आपके प्रयासों के आधार पर ही आपको 100% नतीजे मिले, ये संभव नहीं, क्योंकि भाग्य और जोखिम भी आपके नतीजों पर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि ये दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। कार्नेलियस वैंडरबिल्ट ने न्यूयॉर्क का हर कानून तोड़ दिया जो रेल रोड से संबंधित था और रेल रोड का एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। क्या ये एक एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल है? बहुत लोग इसी प्रकार के उदाहरण फॉलो करके जेल में या बैंकरप्सी के कागार पर भी पहुंच गए। एनरॉन इसका जीता जागता उदाहरण है। तो क्या ये कहना कि वैंडरबिल्ट को भाग्य का साथ मिला और उसका जोखिम फलीभूत हुआ, कुछ हद तक सही है, परंतु उसने वो जोखिम लिया जिसका परिणाम भुगतने के लिए वो हमेशा से तैयार था। यू लिव बाय सॉर्ड, यू डाई बाय सॉर्ड। तो यदि आप अपने जोखिम का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, तो जरूर लीजिए आप वो जोखिम। जॉन डी रॉकफेलर को भी बहुत हद तक कानून तोड़ने वाला ही माना जाता था। उसकी कंपनी को एक जज ने कॉमन थीव, सामान्य चोर तक कह दिया था, इसलिए किसी आदमी को फॉलो ना करें। परंतु समझे कि वो क्या परिस्थितियां थी, वो क्या जोखिम थे जो उन्होंने उस समय लिए। कई बार वो जोखिम ऐसे हो सकते हैं जो यदि आपके सोच के अनुसार नहीं जाएं, तो भी उन परिणामों के लिए आप तैयार होते हैं। तो वो जोखिम उठाइए और उम्मीद कीजिए कि भाग्य आपका साथ दे। परंतु कुछ जोखिम ऐसे होते हैं जो कोई दूसरा तो उठा सकता है, परंतु आप नहीं उठा सकते, तो आप वो जोखिम ना ही उठाएं। अब कौन सा व्यक्ति क्या जोखिम उठाता है, उसका कोई सामान्य परिमापक नहीं है। ये हर व्यक्ति की अपनी पालन पोषण पर निर्भर करता है, जैसे हमने अध्याय 1 में देखा था। चलिए आगे हम उन 2 लोगों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने अपने भाग्य को कुछ ज्यादा ही आजमा लिया। आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। कल मैं आपके सामने पेश करूंगी साइकोलॉजी ऑफ मनी का दूसरा भाग। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर, और साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम IamNish1992 पर मैसेज करके या स्नैपचैट निशा शास्त्री 24 पर मैसेज करके अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।